नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद बदमाश घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रुड़की में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। अमन हत्याकांड से जुड़े 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को घेरने के लिए घेराबंदी की थी और बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल आरोपी की पहचान सौरभ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर उसके 2 साथी फरार हो गए। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें उन आरोपियों की तलाश कर रही हैं, लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सौरभ ने अमन हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकार की है। वहीं पुलिस लगातार मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। तो रुड़की में अमन हत्याकांड के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं अंधेरे का फायदा उठाकर, और पुलिस ने उनकी तलाशी में छापेमारी शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ है, जो कल एक ब्रूटल मर्डर हुआ था अमन का। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी टीम लगातार गश्त थी और अभी थाने को एक सूचना मिली कि वो जो कल के अभियुक्त हैं वो अपने के आसपास कहीं आए हुए थे। तो हमारी टीम ने तुरंत मूव किया। तो करीब 1:45-2 बजे के आसपास झंडेरा और नगलाई मत्ती के बीच में एक बाइक में 3 सवार जा रहे थे। पुलिस ने उनको रुकने को बोला तो रुके नहीं, उनका पीछा किया। तो आगे जाके जब उनकी बाइक गिरती है तो उनमें से एक बंदे ने पुलिस की टीम पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, जो अभी सौरभ तेजपुरिया के नाम से हॉस्पिटलाइज है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। अरशद, देखिए, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं और आरोपी ने अमन हत्याकांड की बात को स्वीकार किया है। पुलिस की कार्रवाई कहां तक आगे पहुंची है? आपको बता दूं कि 20 दिन पहले अमन की हत्या को अंजाम दिया गया था इन्हीं बदमाश के द्वारा। इसको लेकर देर रात की मामला है, जब नगला इमरती पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान 3 आरोपी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, पर उल्टा ही इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बाकी 2 आरोपी जो है मौके से फरार हो गए थे, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्दी दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि एक ही दिन बाद अमन हत्याकांड की काफी चर्चा में आ चुका था। उसके चलते इन्होंने इस बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस बहुत सक्रिय हो चली है और क्राइम को किसी भी हद तक नहीं जाने देना चाहती, और क्राइम को जो है जल्द से जल्द रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी, किन इलाकों में पुलिस छापेमारी कर रही है? जो 2 आरोपी फरार हुए हैं उनकी तलाश में देर रात से ही कॉम्बिंग का दौर शुरू हो गया था और पुलिस जगह जगह जो है जंगलों की खाक छान रही है। वहीं अगर बात की जाए, कई जगह पर नाकाबंदी भी की गई है, वहां भी पुलिस जो है बड़ी गहनता के साथ जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी बाकी जो 2 आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरशद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में यूपीसीएल लगातार काम कर रहा है। देहरादून में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने निगम की उपलब्धियों को और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कार्मिक हितों को प्राथमिकता देते हुए 32 कर्मचारियों की पदोन्नति और 75 कर्मियों की पीसीएस संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। उनपल के 905 कर्मियों को समान कार्य और समान वेतन के तहत लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं स्मार्ट मीटर योजना के तहत करीब 7.5 लाख
मीटर लगाए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपीसीएल को 11,355 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। ऊर्जा एक्सचेंज से सख्त बिजली खरीद कर करीब 200 करोड़ रुपए की बचत की गई है। वहीं पीएम सूर्य घर योजना के तहत 360 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। आगामी सर्दियों के लिए अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून में बिजली लाइनों की भूमिगतीकरण को और तेज कर दिया गया है। देखिए, हमने अपने कर्मचारियों के लिए जो है एक तो उनकी जो समस्या है उनको बार बार परेशान न होना पड़े, तो हमने वित्त विधि एचआर आपके द्वारा तो कोई भी जो हमारे कर्मचारी हैं उसको यहाँ पर मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय से उनकी समस्या का निस्तारण होगा। यदि कोई भी कर्मचारी हमारा रिटायर होता है तो 31 तारीख को जो महीने के लास्ट है, यदि 30 का महीना 30 तारीख को, 31 महीना 31 को, 28 का महीना 28 को, 29 का 29 तारीख को, उसके जो लीव इनकेशमेंट उसके खाते में बैलेंस रह जाते हैं उसका जो है नकदीकरण का चेक उसके हाथों में मिलेगा। उसका 7 तारीख नेक्स्ट महीने की 7 तारीख को उसका जीपीएफ का भुगतान उसको मिल जाएगा और 1 महीने के अंदर उसका जो है पेंशन का जो पीओ होता है उसको। वहीं देहरादून में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और उनका पुतला दहन किया है। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख गौरव कुमार ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इथेनॉल से पेट्रोल बनाने और कीमतें कम करने के दावे करती रही, लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए और दूसरी तरफ रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीनी महंगी हो गई। शिवसेना का कहना है कि त्योहारों के सीजन में चीनी की खपत बढ़ने के कारण कीमतों पर असर पड़ रहा है और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द चीनी के दाम नियंत्रित नहीं हुए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उसी पे जो है हमने जो है केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। जिस तरीके से तुगलकी फरमान केंद्र सरकार द्वारा जारी कर करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसी के तहत आप देखिए कि आपने एक लॉजिक दिया था कि चीनी एथनॉल से हम लोग जो है पेट्रोल बनाएंगे और पेट्रोल जो है वो 100 रुपये वाला 70 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये वाला पेट्रोल 70 रुपये नहीं हुआ, लेकिन 40 रुपये वाली चीनी 70 रुपये हो गई। एक आम आदमी, आम जनता की जेब पे आपने डाका डाला है। तो जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है चीनी के बढ़ते दामों को लेकर, अब प्रदर्शन को तेज करने की भी बात यहां कही गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिमालयी राज्यों में सबसे आगे निकलने की बात सामने आई है। प्रदेश में पिछले 5 सालों में 221 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इनमें से 80 से ज्यादा फास्ट और 163 स्लो चार्जर शामिल हैं। परिवहन मंत्री प्रदीप वत्रा ने बताया है कि राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की जो संख्या है 1.04 लाख पहुंच गई है। पिछले 3 सालों में 55,000 से ज्यादा ईवी पंजीकृत किए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 180 और हिमाचल प्रदेश में 133 चार्जिंग स्टेशन हैं। सरकार अब 4 धाम और प्रमुख पर्यटन मार्गों पर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दे रही है। चार्जिंग स्टेशनों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने को भी लेकर बात सामने आ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में मजबूत और सुविधाजनक ईवी नेटवर्क तैयार किया जाए। आज हम ग्रीन, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हिमालयी राज्यों में हमारा उत्तराखंड प्रथम पंक्ति में आया है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। आज हम ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश जो है ग्रीन क्लीन रहे और जो हमारा प्रदेश है वो प्रदूषण मुक्त हो। इसके लिए जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम लोग सेमिनार्स कर रहे हैं और हमारा उत्तराखंड जो है इसी योजनाओं के तहत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी बनाई है उसमें आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने काम किया। तो आज उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ 221 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित हुए हैं
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज उत्तराखंड में चल रहे हैं। वहीं हरिद्वार पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद। एक राष्ट्र एक चुनाव संत समागम का कार्यक्रम में कर रहे हैं सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई बड़े संत मौजूद हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जूनागढ़ के संरक्षक हरिगिरी कार्यक्रम में मौजूद हैं। हरिद्वार में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव संत समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी, जूनागढ़ अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई वरिष्ठ संत कार्यक्रम में मौजूद हैं। संत समागम में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। कार्यक्रम को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। तो हरिद्वार पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव समागम कार्यक्रम में पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में साधु संतों की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। बाबा रामदेव समेत कई बड़े साधु संत इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। समागम कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने पौधारोपण कर कार्यक्रम को शुरू किया है। वहीं चंपावत में त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर टीम ने मिठाई की दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स पर और जनरल स्टोर का निरीक्षण किया है। इस दौरान FSSAI लाइसेंस, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रखरखाव और किचन की साफ सफाई की जांच कर रही है। संदेह के आधार पर पनीर और पैक्ड फूड को लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। कई सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट में मिलावट या कमी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग ने कारोबारियों को बिल पर खरीदारी करने, खाद्य सामग्री का सही रखरखाव करने और स्वच्छता के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। विभाग ने साफ किया है कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो चंपावत में बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिल रही है। मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहा है। वहीं चंपावत में मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की यात्रा जल्द आसान होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। करीब 950 मीटर लंबे रोपवे की ऊंचाई 250 मीटर होगी। 2 कैबिन के साथ एक 60 यात्रियों की क्षमता वाला ये रोपवे रहेगा। रोपवे में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। रोपवे से 1 घंटे में करीब 800 श्रद्धालु सफर कर सकेंगे। सबसे बड़ी राहत ये होगी कि करीब 5 मिनट में ही उनकी यात्रा पूरी हो जाएगी। इससे बुजुर्गों को, बच्चों को और दिव्यांग श्रद्धालुओं को खास सुविधा मिलेगी। रोपवे शुरू होने से पूर्णागिरि धाम में धार्मिक पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चंपावत में 950 मीटर लंबा होगा पूर्णागिरि रोपवे। उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया है और इस रोपवे से धार्मिक पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग श्रद्धालु होंगे, उनकी यात्रा सरल और सुगम रहेगी। 45 करोड़ से बन रहा है यह अत्याधुनिक रोपवे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ब्रेक फेल होने के बाद पलटा है टेम्पो ट्रेवलर। हादसे में कुछ यात्रियों को आई है हल्की चोटें। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। मौके पर राहत और बचाव का काम भी किया गया है। गंगोत्री हाईवे पर उत्तरकाशी सोनघाट के पास ये हादसा हुआ है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया है। ब्रेक फेल होने के बाद गुजरात के 17 यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर सड़क पर पलट गया। हादसे में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। राहत और बचाव की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों का सफल रेस्क्यू किया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम भी शुरू किया गया। वहीं राजस्थान के कोटपुतली जिले के बहरोड निवासी अनिल कांवड़ यात्रा के लिए दोस्तों के साथ हरिद्वार आया था, लेकिन 7 अगस्त की शाम बैरागी कैंप की पार्किंग से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन अभी तक अनिल का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने कई जगह गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं और हरिद्वार के कनखल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, जिसके बावजूद अनिल का कोई भी पता नहीं चल पाया है। अब परिजनों ने मीडिया के जरिए लोगों से अनिल की तलाश में मदद की अपील की है। अपने दोस्तों के साथ ये बैरागी कैंप है, वहाँ से ये लापता हो गया है। लास्ट फुटेज इसकी 7 तारीख को 3:53 पे हमने देखी थी। वहाँ से FIR भी करवाई है कनखल थाने में। इसका नाम अनिल मनोरा है, रहने वाला ये राजस्थान बहरोड का है, जिला कोटपुतली राजस्थान में। तो ये अपने दोस्तों के साथ आया था ग्रुप में ढाका लेने के लिए। तो इसके दोस्तों ने बताया शाम को ये 7-8 बजे करीब यहाँ से गुम हो गया बैरागी कैंप से। उसके बाद हमारे को नहीं मिला। हमने काफ़ी कोशिश करी, हर जगह पोस्टर लगाए, काफ़ी तलाश करी, अभी तक इसका कोई सुराग नहीं। वहीं डोवाला के जीवनवाला गांव में हाथियों के झुंड ने गन्ने की फसल को रौंदकर किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि बड़कोट रेंज के जंगलों से हाथी लापता होकर खेतों में आ गए, लगातार खेतों की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हाथियों के बार बार खेतों में आने से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। हाथियों ने किसानों की फसलों को भी रौंद दिया है, जिससे किसानों की चिंता अब बढ़ गई है। पीड़ित किसानों ने वन विभाग की टीम से और प्रशासन से हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की अपील की है और इसके साथ ही मुआवजे की भी मांग की है। फसल के नुकसान का उचित मुआवजा भी दिया जाए, ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है। ग्राम प्रधान सुरजीत सिंह लाड़ी, उप प्रधान दीवान सिंह और किसान अमरीक सिंह ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। किसानों से जल्द बातचीत करने की मांग की है और किसानों ने जल्द हाथियों के आने जाने पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से हाथियों का झुंड डोईवाला में गांव में घुस रहा है, फसलें बर्बाद कर रहा है, इससे किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ किसानों ने प्रशासन से और वन विभाग से मांग की है कि हाथियों के आने जाने पर, उनकी आवाजाही पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाला बैंड एक बार फिर भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। शनिवार को सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने से यातायात करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाकर मार्ग को एक तरफ से तो खोल दिया है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। SDM राहुल आनंद ने क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया और इसी के साथ अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
तो पानीवाला बैंड पर फिर धसी है सड़क। भूस्खलन के बाद यातायात प्रभावित हुआ है। भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने मलबा हटाकर मार्ग एक तरफ से खोल दिया है और अब एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है और एसडीएम ने सख्त आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पुल को फिर बनाया जाए। बिल्कुल, ये आज सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि पानी वाले बेंड से कुछ ऊपर जाकर के फिर से एक रोड का एक पोर्शन है वो चला गया है, जिस क्रम में मार्ग को वन वे कर भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संबंध में निर्देश जो है संबंधित थाना अध्यक्षों राजपुर तथा मसूरी एवं सीओ साहब को बता दिए गए हैं और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया कि काम तत्काल स्टार्ट करें। और स्टार्ट हो भी गया है काम, बट स्टिल उसमें थोड़ा सा जो पुछता है बनाने में समय लगेगा। फिलहाल निर्देशित यही किया गया कि वहाँ पे अलर्ट मोड पे रहें और 24 घंटे की ड्यूटी पुलिस की रहे ताकि वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ना उत्पन्न हो। आशु प्रशासन से यही उम्मीद करूँगा कि जल्दी शायद ये ठीक हो जाए। अभी कम से कम 20-25 लेबर नीचे काम कर रही है और सूखे पुष्टे से इसको बढ़ के शायद ट्रैफिक 2 या 3 घंटे में चालू हो जाए। और लेकिन मैं ये भी बात कहूँगा कि इस सारे एरिया का इस पूरे क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और यहाँ बार लैंडस्लाइड जोन यहाँ पर इस एरिया में बन चुके हैं कि अभी हाल ही में एक पुस्ता कंप्लीट हुआ था और अभी ये नया पुस्ता तैयार हो गया। इसकी जस्ट ऊपर जो रोड घूम के जाती है वहाँ भी कई जगह रोड में